आज मैं कक्षा 7वीं को उनके मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना की किताब से उनका 5वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शब्द रचना। शब्द रचना यानी वर्ड कंस्ट्रक्शन या वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों की रचना। शब्दों की रचना पढ़ने से पहले हमें जानना है कि शब्द क्या होते हैं। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और रचना की दृष्टि से शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक है मूल शब्द और दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। अब ये दोनों शब्द हैं क्या? मूल शब्द यानी वे शब्द जिसमें कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा होता है, यानी जिस शब्द को हम विभक्त नहीं कर सकते या जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे खेल, ये अपने आप में एक पूरा शब्द है, सार्थक शब्द है, इसे हम तोड़ नहीं सकते। इसी तरह से कुछ और मूल शब्द मैं आपको बताती हूँ, जैसे गुण, दोष या योग या फिर देश। इन शब्दों को हम मूल शब्द कहते हैं क्योंकि ये अपने आप में सार्थक हैं और इनको हम विभक्त नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अब व्युत्पन्न शब्द क्या हैं? अब इन्हीं मूल शब्दों में जब हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स या प्रत्यय यानी सफिक्स लगाते हैं तो इनको मिलाकर जो नया शब्द बनता है वो एकदम नया होता है रचना की दृष्टि से। इसीलिए उस नए शब्द को हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे गुण शब्द के साथ दुर लगाने से वो दुर्गुण बन गया, या निर लगाने से वो निर्गुण बन गया, स लगाने से वो सगुण बन गया, या अव उपसर्ग लगाने से वो अवगुण बन गया। ठीक है। इसी तरह हम तो उपसर्ग को समझने से पहले हमें उपसर्ग क्या है या मूल शब्दों से कैसे नया शब्द बनता है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझना होगा। मैंने आपके लिए एक उदाहरण छांट कर रखा है। इस चित्र में देखिए बच्चों, ये एक बगीचे या पार्क का चित्र है। यह एक पार्क है। पार्क हरे भरे पेड़ पौधों की हरियाली से मनमोहक लग रहा है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। उनमें कितनी फुर्ती और जोश है। बच्चों को तो फुर्तीला और जोशीला होना ही चाहिए। खेल कूद बचपन का महत्वपूर्ण अंग है। ये बच्चे फुटबॉल का अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास से उनका प्रदर्शन बेहतर बनेगा। तो यहाँ इस अनुच्छेद में हमने कुछ मूल शब्द कुछ ऐसे शब्द पढ़े जिनके मूल शब्द कुछ अलग हैं। जैसे हमने हरियाली शब्द पढ़ा। हरियाली का मूल शब्द है हरा। जोशीला और फुर्तीला जैसा शब्द भी आया, जो जोश या फुर्ती शब्द से बने हैं। उसी तरह से बचपन दरअसल बच्चा शब्द से बना है और प्रदर्शन दरअसल दर्शन शब्द के साथ उपसर्ग लगाने से बना है। ठीक है। तो ये सारे शब्द हरियाली, जोशीला, फुर्तीला, बचपन, प्रदर्शन, ये मूल शब्दों से बने हैं। हरा, जोश, फुर्तीला, बच्चा और दर्शन। तो बच्चों, हम जान गए हैं कि शब्द निर्माण के लिए किसी मूल शब्द के साथ सामने या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय लगने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम व्युत्पन्न शब्द कहते हैं।
और इसी तरह से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है वो 3 प्रकार से होती है। पहली प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पहली प्रक्रिया है उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण। दूसरी प्रक्रिया है प्रत्यय जोड़कर शब्द निर्माण। और तीसरी प्रक्रिया है समास द्वारा शब्द निर्माण। आज की क्लास में इस वीडियो में हम उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण पढ़ेंगे या शब्दों की रचना पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि उपसर्ग यानी प्रीफिक्स होता है, यानी किसी भी मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर मूल शब्द है दुर गुण, तो उसके आगे दुर लगने से दुर्गुण बन गया, स लगने से सगुण बन गया, ठीक है, निर लगने से निर्गुण बन गया और अव लगने से अवगुण बन गया। उसी तरह से अगर कोई शब्द है योग, तो उसके साथ प्र लगने से प्रयोग बन गया, सम लगने से संयोग बन गया, वी लगने से वियोग बन गया और उप लगने से उपयोग बन गया। उसी तरह से अगर कोई शब्द है मूल शब्द देश, तो उसके आगे स्व लगने से स्वदेश बन गया, वी लगने से विदेश बन गया, उप लगने से उपदेश बन गया और अनु लगने से अनुदेश बन गया। अनुदेश यानी सूचना, ठीक है। तो अब हम उपसर्ग के बारे में जान चुके हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्दांश मूल शब्द या फिर सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग लघुत्तम शब्दांश है, शब्द का कोई अंश है, क्योंकि उपसर्ग अपने आप में सार्थक नहीं है। अगर हम अव या दुर ऐसे उपसर्ग को देखें तो क्या इनका अपना कोई अर्थ निकलता है? नहीं। इसीलिए इनको हम शब्द नहीं कह सकते, इनको हम शब्दांश कहते हैं, यानी ये शब्द का अंश है जो किसी सार्थक मूल शब्द के सामने जुड़कर यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपकी किताब से अलग अपनी कॉपी में उपसर्ग के भेदों के बारे में लिखा है, आप ज़रा देखिए। तो आपका पहला प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, कोई 5 उदाहरण लिखिए। तो उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो किसी भी मूल और सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है अव जमा शेष अवशेष, अव जोड़ नति अवनति, आ जोड़ क्रमण आक्रमण या आ जोड़ चरण आचरण, उत जोड़ नति उन्नति, उत जोड़ चारण उच्चारण। उसी तरह से कुपुत्र, कुकर्म, दरअसल, दर हकीकत, ऐसे कई नए शब्द बनते हैं अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग से। आगे मैंने आपके अभ्यास का दूसरा प्रश्न है उपसर्ग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका उत्तर है उपसर्ग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत निष्ठ तत्सम उपसर्ग, यानी ऐसे कुछ शब्द या उपसर्ग शब्दांश जो संस्कृत से लिए गए हैं या तत्सम हिंदी शुद्ध हिंदी से लिए गए हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग जो एकदम खड़ी बोली हिंदी वाले उपसर्ग हैं। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग या अरबी फारसी के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अब सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। अब बहुत सारे उपसर्ग हैं, अ, अति, अधि, अनु, अप, अभि,
अव, आ, ठीक है। तो इनसे बनने वाले, इनके अर्थ भी सामने दिए गए हैं और इनसे बनने वाले नए शब्द भी दिए गए हैं। जैसे अ उपसर्ग जोड़कर कई शब्द बनते हैं। अनादि, अ या अन उपसर्ग जोड़कर कई शब्द बनते हैं। जैसे अनादि, अनंत, अनर्थ, अनागत, अन्याय, अखंड, अज्ञान आदि। उसी तरह से अति से कई उपसर्ग बनते हैं। अति उपसर्ग से कई नए शब्द बनते हैं। अत्यंत, अत्याचार, अतिशय, अतिक्रमण, अत्यधिक आदि। उसी तरह से अधि से अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिकार, अधिनायक। अनु से अनुभव, अनुकरण, अनुचर, अनुवाद, अनुसार। अप से अपयश, अपमान, अपहरण, अपवाद आदि। अभि से अभिज्ञान, अभिमान, अभिलाषा, अभिनय, अभिनेता, अभिजात। अब अव से एक ही यहाँ उपसर्ग दिया, शब्द दिया गया है, अवगुण। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मैंने अपनी कॉपी में ये खुद लिखा आपको समझाने के लिए। अव से बनता है अवगुण, अवशेष, अवनति। उसी तरह आगे दिया हुआ है आ उपसर्ग, ये भी बुक में मिसप्रिंट हो गया है। आ से बनेगा आजीवन, आजन्म, आमरण, आहार, आक्रमण, आचरण आदि। अगला है उत उपसर्ग, उससे बनता है उन्नति, उच्चारण, उत्तम, उद्घाटन, उत्थान, उद्धार, उत्कर्ष, उद्योग आदि। और एक उपसर्ग है उप उपसर्ग, उसका बुक में जिक्र नहीं है परंतु उदाहरण दिए गए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। उप से बनता है उपवन, उपकार, उपदेश, उपनाम आदि। बाकी सारे जो उपसर्ग हैं यहाँ मोर और लेस ठीक ही दिए गए हैं, फिर भी आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस बुक में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसी तरह से दूर, दुस, निर या निस या फिर न में छोटी की मात्रा नी, ऐसे कई उपसर्ग हैं, उनके अर्थ सामने दिए गए हैं और साथ ही उनके उदाहरणतः कई सारे व्युत्पन्न शब्द यानी नए शब्द दिए गए हैं। जैसे परा से बन गया पराजय, पराधीन। परि से बन गया परिक्रमा, परिचालक। प्र से बन गया प्रयत्न, प्रबल। प्रति से बन गया प्रतिध्वनि, प्रतिवादी। वी से बन गया विदेश, वियोग। सम से बन गया सम्मान, संशोधन, संकल्प। सु से बन गया सुबोध, सुकर्म, स्वच्छ, सुलभ। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्गों के बारे में, यानी तद्भव उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में अ से बनता है अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, ऐसे कई शब्द हैं। उसी तरह से अन से बनेगा अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमेल, ठीक है, अनमोल। औ से बनता है अवगुण, अवतार, ठीक है, अवघट। क से बनता है कपूत, कसूर। कु से बनता है कुपुत्र, कुसंग, ठीक है, कुकर्म। नी से बनता है निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था, ठीक है। पर उपसर्ग से बनता है परदेश, परलोक, परदादा। स उपसर्ग से सपूत, सपरिवार, ठीक है। उसी तरह से अध से बनता है अधपका, अधमरा, अर्जला, अधजला, अधकचरा आदि। दु से बनता है दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगुना। इसी तरह से दुविधा। बिन से बनता है बिन बात, बिन ब्याह, बिन मांगे या बिन कहे। भर से भरपेट, भरमार, भरपूर, भरसक, ठीक है। उसी तरह चौ से चौराहा, चौमासा, चौगुना, चौकोर आदि, चौकन्ना, चौपाई। अब आगे हम पढ़ेंगे उर्दू यानी अरबी फारसी के उपसर्ग।
जैसे ऐन से बनेगा ऐन वक्त या ऐन मौका। कम से बनेगा कम अक्ल, कम उम्र, कमज़ोर, ठीक है, कम कीमत। खुश से खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत। गैर से आगे में गैर से बनता है गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर ज़रूरी आदि। उसी तरह दर से बनेगा दरअसल, दर हकीकत, दरकार आदि। ना, ब, बद, बा, बिला, बे, ला, हम, हर या सर, इन सारे उपसर्गों का प्रयोग दरअसल उर्दू के शब्दों को बनाने के लिए होता है। जैसे सर से सरपंच या सरताज, हम से बन गया हम शक्ल, हमदर्द, हम उम्र। ला से बन गया लापता, ला इलाज, लापरवाह। बे से बन गया बेइज्जती। बिला से बन गया बिला वजह, बिला कसूर। बद से बदनाम, ठीक है। आगे इस बुक में, इस किताब में आपको दिया गया है कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले कुछ संस्कृत के प्रमुख अव्यय हैं, ठीक है। आप इनको उपसर्ग का जो भेद है, नंबर 1 पहला भेद संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, उन्हीं में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अंतः से अंतःकरण, अंतःपुर। अंतर से अंतर्यामी, अंतरात्मा। अ से अकाल, अशोक, अज्ञान। उसी तरह अधः से अधोगति, अधोपतन। बहिर से बहिर्मुखी, बहिर्गमन। बहिष से बहिष्कार। स्व से स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वजन। स्वयं से स्वयं सेवक, ठीक है, स्वयंवर। पुरा से पुरातन या पुरातत्व। चिर से चिरस्थाई या चिरायु, चिरकाल। सह से सहपाठी, सहोदर और सहचर। इसके अलावा चौथा जो उपसर्ग है वो है अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। इनको समझाने के लिए मैं आपको मेरी एक दूसरी किताब है उसके उदाहरण दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ बहुत साफ साफ दिया गया है। अगर डिप्टी उपसर्ग है उसका मतलब होता है सहायक। जैसे डिप्टी कमिश्नर बन गया डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। उसी तरह से चीफ से बना चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ जस्टिस। जनरल से बना जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइस से बना वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। सब से बना सब डिवीज़न, सब वे, सब इंस्पेक्टर। हेड से बना हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, ठीक है। उसी तरह कुछ और उदाहरण हैं, जैसे असिस्टेंट, असिस्टेंट से असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर। और हाफ से बनता है हाफ पैंट। अब विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि तत्सम उपसर्ग अगर है तो तत्सम शब्दों के साथ ही बैठेंगे, और अगर तद्भव उपसर्ग है तो वो तद्भव शब्दों के साथ ही बैठेंगे। तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ उपसर्ग और तद्भव यानी हिंदी निष्ठ उपसर्ग, ठीक है। तो तत्सम उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ, तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुत्र के साथ हमेशा हम सुपुत्र लगाएंगे, पर पूत के साथ, पूत मतलब भी पुत्र, तब हम सपूत लगाएंगे, सुपूत नहीं, सपूत, ठीक है। और इन उपसर्गों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इनके प्रयोग करने के लिए हमें एक मूल शब्द चाहिए। उस मूल शब्द के आगे इस उपसर्ग को बैठाने से तब जाके एक सार्थक शब्द, नया शब्द बनता है, वरना इन उपसर्गों का कोई अपना अर्थ नहीं होता अलग से, ठीक है। अब मैंने आपके अभ्यास को इस तरह से अभ्यास कार्य कर रखा है, सॉल्व किया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो मैंने आपको दिखाया। उपसर्ग के सभी भेदों के नाम और उदाहरण ये भी मैंने कॉपी में लिख रखा है। ये देखिए सभी भेदों के नाम
और उनके दो दो उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी के पांचों उपसर्गों के योग से 5-5 शब्द बनाइए। तो मैंने डिप्टी, चीफ, हेड, सब और वाइस, इन पांचों उपसर्गों से 5 शब्द बनाए हैं। और आपकी किताब का अभ्यास भी मैंने सॉल्व किया है। हिंदी के निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाएं, संस्कृत के उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाएं, उर्दू के उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाएं, और कुछ मतलब नए शब्द दिए गए हैं, उनसे उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है। आगे आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इस संयोग में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपको विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर मतलब सही विकल्प को आपको चुनना है। उसी तरह निष्कलंक, दुस्साहस, अभ्यागत, पुनर्विवाह, अति उत्तम, अपव्यय। तो मैंने इनको सॉल्व किया है आपके लिए, आप लोग इनको देखिए और खुद ब खुद इनको कीजिए। आगे है, सही विकल्प चुनिए। निर उपसर्ग का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है ऐसा शब्द ढूंढिए। जैसे निर्बल, निर्कब और निरपराध, इसमें तो निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निरोध में नि उपसर्ग होता है, इसलिए इसमें निर उपसर्ग नहीं होता, तो निरोध होगा सही विकल्प। उसी तरह से किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अवज्ञा में। किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सत्कर्म में। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, विमान। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आराम, क्योंकि आराम में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ये अपने आप में एक पूरा शब्द है। उसी तरह किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अपना। प्रश्न 2 में देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको उपसर्ग अलग करके बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, इनको भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, अत्याचार में अति, उच्चारण में उत, दुष्कर्म में दुस, निश्चल में निस, सम्मान में सम, अधोगति में अधः, अनागत में अ या अन दोनों हो सकते हैं, आप अ में टिक कीजिए। बहिष्कार में बहिष और अंतर्यामी में अंतर। ठीक है, तो मैंने आपके अभ्यास को भी यहाँ करा दिया। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार सुनिए, देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।